In this video, we will discuss about the air standard cycles. तो 9 एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंडर। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल्स, देन कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल एंड एरिक्सन साइकिल्स, उसके बाद बेटन साइकिल, लिनियर साइकिल एंड एटकिंसन साइकिल। तो ये 9 एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हमें डिस्कस करनी है। इनमें से कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, बेटन साइकिल, लिनियर साइकिल एंड एटकिंसन साइकिल, ये जो 6 साइकिल्स हैं इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। तो इंटरनल कंबशन इंजन्स जो हैं वो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल्स पे बेस्ड हैं, इसलिए इन साइकिल्स को हम ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे और बाकी साइकिल्स को का एक रिव्यू करेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस के साथ। हम बात कर रहे हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होती क्या है, कौन सी साइकिल्स को हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स बोलते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स वो साइकिल्स होती हैं जो ये अजम्पशंस को फॉलो करती हैं। जो साइकिल्स एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस को फॉलो करती हैं उन साइकिल्स को हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ठीक है, क्या है वो अजम्पशंस? Assumptions number 1, the working fluid circulating throughout the cycle is considered as air and behaves as an ideal gas. तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो वर्किंग मीडियम है या जो वर्किंग फ्लूइड है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। क्योंकि नाम में ही है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो हम ये मान लेते हैं कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर है। क्यों? क्योंकि एयर को हम मानते हैं एयर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन साइकिल का जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर ही हो। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि वो जो भी वर्किंग फ्लूइड एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में यूज हो रहा है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। हम आइडियल गैस के सारे लॉस उस वर्किंग मीडियम के ऊपर अप्लाई करने चाहिए। तो फर्स्ट जो अजम्पशन है वो ये है कि वर्किंग फ्लूइड जो साइकिल में सर्कुलेट हो रहा है वो एज ए आइडियल गैस बिहेव करना चाहिए। मतलब जो वर्किंग फ्लूइड साइकिल में सर्कुलेट कर रहा है वो एक आइडियल गैस होनी चाहिए। तो क्योंकि हम ये मानते हैं कि एयर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो साइकिल में वर्किंग फ्लूइड है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में एयर ही रहेगी। नेक्स्ट इज the processes occurring within the cycle are internally reversible। तो आप लोग ये जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं और जिन प्रोसेस को रिवर्स करने पर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अपनी सराउंडिंग को अफेक्ट किए बिना जो प्रोसेस रिवर्स करने पे अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाए वो प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उनको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, उस सारे प्रोसेस कैसे होने चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई हीट लॉस नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ वर्किंग फ्लूइड। साइकिल में जो भी वर्किंग फ्लूइड है, जो एयर हम ले रहे हैं, उसका मास चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा पूरी साइकिल में। जितना भी मास एयर का एक बार हमने कंसीडर कर लिया उतना ही मास थ्रू आउट द साइकिल हम उसको कंसीडर करेंगे हर एक प्रोसेस के लिए। मास साइकिल में चेंज नहीं होगा, एक बार जितना मास कंसीडर कर लिया वही हमेशा साइकिल में रहेगा। कंबशन प्रोसेस in the engine is replaced by heat addition from the external source। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था
हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कोई कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। कंबशन प्रोसेस ना होने का मतलब क्या है? कंबशन प्रोसेस ना होने का मतलब ये कि कंबशन जो है वो साइकिल के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर साइकिल के अंदर कंबशन नहीं होगा तो हीट कैसे ऐड होगी? तो उसके लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो कंबशन प्रोसेस है वो हम रिप्लेस कर देते हैं कि कंबशन प्रोसेस में जितनी हीट रिलीज हो रही थी या जितनी हीट सिस्टम में ऐड हो रही थी, हम ऐसा मान लेते हैं कि उतनी हीट किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हम सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं या साइकिल के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कंबशन प्रोसेसेस क्या होंगे, उनको हम रिप्लेस कर लेंगे और उनको हम इस तरह से एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई कंबशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, बल्कि इस प्रोसेस में किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम हीट ऐड कर रहे हैं। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं ना, एक हीट इंजन में कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक होता है, और उसके बीच में हम एक हीट इंजन लगाते हैं। जिस हीट इंजन में कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट ऐड होती है और कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक में वो रिजेक्ट हो जाती है, और उसके बाद में कुछ वर्क वो प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह से इसको बिल्कुल एज्यूम करेंगे, कंबशन नहीं होगा, हीट ऐड होगी कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से। ठीक है, अब चाहे तो हम इसमें इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि जो वो कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है उसके पास हीट कहां से आएगी। तो चाहे तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है वहां पे किसी फ्यूल के कंबशन के द्वारा हम हीट को रिलीज कर रहे हैं और उस हीट को हम ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट रिजेक्शन टू ए सिंक। जैसे हमने कंबशन को हीट एडिशन मान लिया फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, वैसे ही हम एग्जॉस्ट को हीट रिजेक्शन मान लेंगे टू ए हीट सिंक। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मानने का मतलब ये है कि जो वर्किंग फ्लूइड है, जो कि एयर हम एज्यूम कर रहे हैं या कोई और आइडियल गैस है, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगी, क्योंकि हम हीट ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा साइकिल में वर्किंग फ्लूइड का, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड यूज हो रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होंगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेंगी, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं। तो कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि एयर के लिए है। एयर, क्योंकि हम ज्यादातर यही एज्यूम करेंगे कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर है, इसलिए एयर के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, कौन सी वैल्यूज यूज करनी है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। तो एयर के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी की वैल्यू होगी 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होगी 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। इन दोनों का रेशियो सीपी अपॉन सीवी, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होगी 1.4 एयर के लिए, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एयर के लिए उसकी वैल्यू होगी आर बार अपॉन म्यू यानी कि 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं एयर के लिए। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमने माना कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, और एक्सटर्नल सोर्स में हम ये मान सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स में हम ये मान सकते हैं कि वहां पे हम किसी फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं और उससे जो हीट रिलीज हो रही है वो हम सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो सिस्टम में यानी कि साइकिल में हमारा कहीं पे भी कंबशन नहीं हो रहा है, हम उसको एक्सटर्नली हीट ऐड कर रहे हैं, जैसा कि हमने क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के केस में डिस्कस किया था। और क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन को हमने क्या एज्यूम किया था, एज एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जितनी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं या क्लोज्ड साइकिल्स हैं वो कभी भी इंटरनल कंबशन इंजन नहीं हो सकती, वो हमेशा एक्सटर्नल कंबशन इंजन ही होंगी। ठीक है, और जो एक्सटर्नल जो इंटरनल कंबशन इंजन होंगी, अगर हम इंटरनल कंबशन की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा ओपन साइकिल होगी।
तो क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल सारी की सारी क्लोज साइकिल्स हैं, इसलिए क्लोज साइकिल्स को हम ये मानते हैं कि वो सारी की सारी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल केस में जो इंजन है हमारे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, वो कैसे का इंजन है? इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ओपन साइकिल पे बेस्ड है, ना कि क्लोज साइकिल पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को डिस्कस करने जो आइडियल साइकिल्स है, और उसके हिसाब से अगर कोई इंजन बनता है तो उसकी वर्किंग किस तरह से होगी वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑटो साइकिल से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल इज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल जिसमें 4 प्रोसेस होते हैं। क्लोज्ड साइकिल है और एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एयर इसमें एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज हो रहा है। क्लोज साइकिल है, 4 प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस हैं? 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पहले एयर का। उसके बाद 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, जिसको हम Q इन से डिनोट कर रहे हैं। और कंप्रेशन में जो वर्क इनपुट हमें देना पड़ रहा है उसको हम W इन से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद 3-4 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, जिसमें वर्क प्रोड्यूस होगा और उसको हम W आउट से डिनोट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट द लास्ट प्रोसेस 4-1 विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा, और इसमें जो हीट रिजेक्ट होगी उसको हम Q आउट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटो साइकिल इज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल जिसमें 4 प्रोसेस हैं। क्लोज्ड साइकिल है, वो 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है एयर का, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये 4 प्रोसेस से मिलके ये साइकिल बनी है जिसको हम ऑटो साइकिल बोलते हैं, और ये एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसका टीएस डायग्राम भी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। पीवी डायग्राम से आप डायरेक्टली टीएस डायग्राम खुद से भी बना सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। टीएस डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक वर्टिकल लाइन होगी, तो एक वर्टिकल लाइन हमने बना ली। उसके बाद 2-3 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टीएस डायग्राम पे एक स्लोप होता है, एक कर्व की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये कर्व इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। पहली बात तो ये कि जो लाइन हमने बनाई है 1 से 2 टीएस डायग्राम पे, तो उसके बाद 2-3 प्रोसेस बनाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। या तो हम उसको लेफ्ट साइड में बनाए ऊपर की तरफ, या लेफ्ट साइड में बनाए नीचे की तरफ, या फिर राइट साइड में बनाए ऊपर की तरफ, या फिर राइट साइड में बनाए नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो 2-3 प्रोसेस में हीट एडिशन प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब जो उसका जो स्लोप आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा 2-3 प्रोसेस। अब ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में भी आ सकता है और राइट साइड में भी आ सकता है। तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा वो डिपेंड करेगा कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो चूंकि चेंज इन एंट्रोपी 2-3 प्रोसेस में हीट ऐड होने के साथ उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो अगर इंक्रीज होगी तो राइट साइड में ऊपर की तरफ बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो 2-3 प्रोसेस हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। देन 3-4 तो आइसेंट्रोपिक है, तो वो वर्टिकल लाइन आ जाएगा। लेकिन वर्टिकल लाइन यहाँ 3 पॉइंट से ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। कैसे पता कि नीचे की तरफ भी होगी? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 3-4 प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो 3-4 प्रोसेस चूंकि एक्सपेंशन प्रोसेस है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे, इसका मतलब ये जो 3-4 कर्व है वो नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकल आएगा। और उसके बाद लास्ट में हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट से 1 पॉइंट को मिला देना। तो इस तरह से ये टीएस डायग्राम बन जाएगा ऑटो साइकिल का, ठीक है। अब ऑटो साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी साइकिल है उसमें सिर्फ 2 ही वॉल्यूम है और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे
सिर्फ दो ही वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम V1 से डिनोट कर रहे हैं और V4 भी उसके बराबर ही है। V1 और V4 क्या है, बराबर है। और इधर V2 और V3 क्या है, बराबर है। ठीक है, तो V1 और V4 बराबर हैं, एक वॉल्यूम ये हो गया जिसको V1 बोल सकते हैं। V2 और V3 वॉल्यूम बराबर हैं जिसको V2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो वॉल्यूम है तो इन दोनों का रेशियो जो है वॉल्यूम्स का, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। V1 वॉल्यूम इज कंप्रेशन, V1 वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V2 वॉल्यूम इज कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी? कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहां पे हम बोल रहे हैं V1 अपॉन V2। इसका मतलब V1 क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, और V2 क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है 1 पॉइंट का, इसके ऊपर जो भी वॉल्यूम है वो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम का होता है जब पिस्टन बीडीसी पे रहता है। इसका मतलब 1 पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, बीडीसी डिनोट कर रहा है। ठीक है, और 2 पॉइंट का वॉल्यूम V2 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम का होता है जब पिस्टन टीडीसी पे होता है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, टीडीसी हो गया। ठीक है, तो 1 पॉइंट का जो वॉल्यूम है V1, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट BDC। एंड 2 पॉइंट का जो वॉल्यूम है दैट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट TDC। तो BDC पे जब होगा तो टोटल वॉल्यूम, और TDC पे जब होगा तो क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जब BDC पे है तो वॉल्यूम है V1, और जब TDC पे है तो वॉल्यूम है V2। ठीक है, तो V2 और V3 बराबर है, V1 और V4 बराबर है। तो ये हो गया ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस साइकिल पे बेस्ड कोई इंजन बनेगा तो उसकी वर्किंग किस तरह से होगी? प्रोसेस तो वही रहेंगे, 1 से 2 पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कोई वॉल्व्स नहीं होंगे यहाँ पे। वॉल्व्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल का एक अजम्पशन है कि मास ऑफ द वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल। और अगर मास कांस्टेंट है इसका मतलब ना तो उसमें इन होगा ना इसमें आउट होगा। इस पिस्टन सिलेंडर में जितना एयर का मास हमने एक बार फिल कर दिया पूरी साइकिल में वही रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई इनलेट वॉल्व होगा ना ही कोई एग्जॉस्ट वॉल्व। अब होगा क्या? पहले सबसे पहले होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा और इस एयर का कंप्रेशन। उसके बाद क्या होगा, पिस्टन टीडीसी पे रुक जाएगा, जाके थोड़ी देर आराम करेगा वहां पे। और तब तक क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मेंटेन करना है तो पिस्टन को रुकना पड़ेगा टीडीसी पे। तो पिस्टन टीडीसी पे रुक जाएगा और ऊपर जो क्लियरेंस वॉल्यूम में एयर कंप्रेस हो गई है उस एयर में हीट को ऐड किया जाएगा थ्रू ए कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स। कहीं सोर्स से हम क्यू इन हीट जो है वो ऐड करेंगे इसमें। अब हीट ऐड होने के बाद, इसमें एनर्जी को ऐड करने के बाद क्या होगा, ये पिस्टन को पुश करेगी। पिस्टन को पुश करेगी तो पिस्टन का नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, जिसमें वर्क प्रोड्यूस होगा। डब्ल्यू आउट, यहाँ पे डब्ल्यू इन था कंप्रेशन में, यहाँ पे क्यू इन था जो हीट ऐड की है। तो पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी तक, इसमें वर्क प्रोड्यूस होगा। और फिर बीडीसी पे पहुंचने के बाद पिस्टन वहीं पे बीडीसी पे पहुंचने के बाद, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करके रखना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए पिस्टन बीडीसी पे ही थोड़ा सा वेट करेगा जब तक कि क्यू आउट हीट वहां से रिलीज नहीं हो जाएगी। जो बची हुई हीट है जो वर्क में कन्वर्ट होनी थी वो हो गई एक्सपेंशन प्रोसेस में, और बाकी की जो बची हुई हीट है जब तक कि वो रिजेक्ट नहीं हो जाएगी, पिस्टन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे वेट करेगा बीडीसी के ऊपर। तो देखो कितनी सिंपल हो गई वर्किंग। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो वर्किंग है वो कितनी सिंपल हो गई, जबकि हमने जो वर्किंग पढ़ी थी फ्यूल एयर साइकिल्स की वो कितनी कॉम्प्लेक्स थी। उसमें वॉल्व्स थे, उसमें स्पार्क प्लग था, उसमें फ्यूल इंजेक्टर था, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वहां पे वर्किंग थी। लेकिन अभी जो वर्किंग है वो बिल्कुल से आसान हो गई है। सिर्फ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, उसके बाद एक्सपेंशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के ऊपर कोई इंजन काम करेगा तो उसकी वर्किंग इस तरह से होगी। 4 प्रोसेस होंगे, कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, देन फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होगी, उसके बाद में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। तो इस तरह से ऑटो साइकिल में वर्क करेगा।
अब देखते हैं फर्स्ट लॉ एनालिसिस ऑफ ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में फर्स्ट लॉ एनालिसिस का मतलब होता है कि हम पूरी साइकिल को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब कि उसके कौन कौन से प्रोसेस उसमें यूज हो रहे हैं और उन प्रोसेसेस में कौन कौन सी इक्वेशंस यूज करके हम उसमें प्रॉपर्टीज या वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम चारों, क्योंकि चार प्रोसेस हैं ऑटो साइकिल में, तो चारों प्रोसेस को वन बाय वन हम डील करें। ना क्योंकि क्लोज साइकिल हम मान रहे हैं, क्लोज साइकिल का मतलब क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू या डेल्टा यू। तो पहले प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में मास कांस्टेंट रहेगा, मास पूरी की पूरी साइकिल में कांस्टेंट रहेगा, और उस कंप्रेशन में हम उसको एज ए क्लोज सिस्टम की तरह डील करेंगे। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम की तरह डील करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन 1 से 2 प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U2 इज इक्वल टू Q माइनस W। Q माइनस W, अब देखो Q माइनस W में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो Q तो जीरो हो गया, Q तो जीरो हो गया, माइनस W इन जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम है। कंप्रेशन में तो हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना, W इन, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसलिए ये जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ कंप्रेस करेगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एयर को, तो ये जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, यानी कि वर्क डन ऑन द एयर हो जाएगा। तो चूंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है इसलिए ये निगेटिव होगा, तो माइनस डब्ल्यू इन अपॉन एम, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू इन अपॉन एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, U2 माइनस U1। अब U2 माइनस U1 है और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए du को क्या लिख सकते हैं, Cp dt, यानी कि T2 माइनस T1। 1-2 प्रोसेस है तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1, ये आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं। या फिर आइडियल गैस अगर नहीं है तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1 सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए होगा। लेकिन अगर आइडियल गैस है तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1 किसी भी प्रोसेस के लिए होगा, हर एक प्रोसेस के लिए हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक आइडियल गैस का हम यूज कर रहे हैं, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी हम U2 माइनस U1 को Cv T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, इवन सारे प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं। तो W इन अपॉन M यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट अप पर यूनिट मास Cv T2 माइनस T1। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए T2 अपॉन T1 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1। नाउ V1 अपॉन V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो, जिसको R से डिनोट कर रहे हैं, तो V1 अपॉन V2 इज R गामा माइनस 1, यानी कि T2 अपॉन T1 इज R गामा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको मैं स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ले रहा हूँ। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम भी लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों रेशियो की फॉर्म में है, तो टोटल वॉल्यूम लो या स्पेसिफिक वॉल्यूम लो, दोनों बराबर ही है। क्योंकि दो, अगर हमें इसको कन्वर्ट भी करना होगा तो दोनों में मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो वो वैसे भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इसलिए चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज करें यहाँ पे या टोटल वॉल्यूम यूज करें, दोनों बराबर है। इसलिए कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 में हम चाहे तो V1 को टोटल वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, V2 को टोटल वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान हमें बस यही रखना है कि दोनों में सेम रखना है। अगर V1 को टोटल ले रहे हैं तो V2 भी टोटल होगा, V1 को स्पेसिफिक ले रहे हैं तो V2 भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। नाउ द T2 अपॉन T1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन से P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 डॉट V1 अपॉन V2, ये भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सी इक्वेशंस का हमें यूज होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने जो कुछ भी इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे आ सकता था वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, फर्स्ट लॉ लगाएंगे क्लोज सिस्टम के लिए, तो क्या होगा, 2-3 प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी U3 माइनस U2 फाइनल माइनस इनिशियल, U3 माइनस U2 इज इक्वल टू हीट ऐड हो रही है यहाँ पे सिस्टम में, तो हीट एडेड पॉजिटिव होगा, Q इन अपॉन M, मास तो कांस्टेंट ही है, तो Q इन अपॉन M। अब इस प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट एडिशन है वो कितना हो जाएगा, Q इन अपॉन M इज इक्वल टू U3 माइनस
U2 और U3 माइनस U2 को CV T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए आइडियल गैस से क्या हो जाएगा, P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, इस प्रोसेस में पिस्टन TDC पे ही रहेगा, वहीं पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही रहेगा और Q इन सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3-4 प्रोसेस। 3-4 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में पिस्टन मूव करेगा TDC से BDC तक और एयर का एक्सपेंशन होगा आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब Q तो 0 हो गया, फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो 3-4 प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यानी कि U4 माइनस U3। आइसेंट्रोपिक है तो Q तो 0 हो गया। ठीक है, आइसेंट्रोपिक है तो Q तो 0 हो गया, माइनस W आउट अपॉन W इन। अब W आउट क्या है, एक्सपेंशन वर्क है, यानी कि पॉजिटिव वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस W आउट अपॉन M ना। अब अगर इस माइनस को हम LHS में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, W आउट अपॉन M इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा, पहले U4 माइनस U3 था, अब U3 माइनस U4 हो जाएगा, तो W आउट अपॉन M कितना हो जाएगा, U3 माइनस U4 या फिर CV T3 माइनस T4। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर रिलेशन लिखेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखेंगे तो T4 अपॉन T3 कितना हो जाएगा, V3 अपॉन V4 टू द पावर गामा माइनस 1। T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 टू द पावर गामा माइनस 1। नाउ V3 इज इक्वल टू V2 एंड V4 इज इक्वल टू V1, तो ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 इज 1 अपॉन R, क्योंकि V1 अपॉन V2 इज R, तो V2 अपॉन V1 इज 1 अपॉन R। तो T4 अपॉन T3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1। या इसको उल्टा कर दें अगर हम, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू R टू द पावर गामा माइनस 1। और पहले प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या देखा था हमने, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R टू द पावर गामा माइनस 1, यानी कि T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T4 दोनों R टू द पावर गामा माइनस 1 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नो आइडियल गैस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं P4 अपॉन P3 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 डॉट V3 अपॉन V4। उसके बाद लास्ट प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिमूवल प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिमूवल प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पिस्टन BDC पे ही रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए और हीट इससे रिजेक्ट हो जाएगी एयर से जो बची हुई है। ठीक है, तो हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U1 माइनस U4 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोसेस क्या है 4-1, तो फाइनल पॉइंट 1, इनिशियल पॉइंट 4, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 माइनस U4 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम है तो माइनस में आएगी, Q आउट अपॉन M। नाउ अगर इस माइनस को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा Q आउट अपॉन M इज इक्वल टू, यहाँ पे U1 माइनस U4 था, माइनस के आने से ये हो जाएगा U4 माइनस U1, इसको हम लिख सकते हैं CV T4 माइनस T। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, P4 अपॉन 4-1 प्रोसेस है तो P4 अपॉन P1 इज इक्वल टू T4 अपॉन T1, या फिर P4 अपॉन T4 इज इक्वल टू P1 अपॉन T4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ एनालिसिस हो गया ऑटो साइकिल का। फर्स्ट लॉ एनालिसिस में हमने क्या किया, डिफरेंट सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको एनालाइज किया 1 बाय 1 और हमने देखा कि उन कौन कौन से उसमें प्रोसेस यूज हो रहे हैं और कौन कौन से उसमें इक्वेशंस यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। साइकिल की इफिशियंसी निकालते हैं। साइकिल की इफिशियंसी में के लिए पहले हमें चाहिए नेटवर्क साइकिल का। तो साइकिल का नेटवर्क कितना होगा, जितना वर्क प्रोड्यूस हुआ आउट माइनस जितना वर्क कंज्यूम हो गया W इन, W आउट माइनस W इन। W आउट हमने अभी देखा क्या था M U3 माइनस U4 और W इन हमने अभी देखा कंप्रेशन में, कंप्रेशन प्रोसेस 1-2 था और एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क आउट था जो कि 3-4 प्रोसेस था। तो M U3 माइनस U4 माइनस M U2 माइनस U1, दिस इज द नेटवर्क ऑफ द साइकिल। नेटवर्क ऑफ द साइकिल को Q इन माइनस Q आउट से भी डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज Q इन माइनस Q आउट इज W आउट माइनस W इन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, समीशन ऑफ Q इन ए साइकिल इज इक्वल टू समीशन ऑफ W।
तो दो क्यू हैं, क्यू इन और क्यू आउट, और दो डब्ल्यू हैं, डब्ल्यू आउट और डब्ल्यू इन। तो कितना हो जाएगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। तो अगर डब्ल्यू साइकिल डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन है तो डब्ल्यू साइकिल क्यू इन माइनस क्यू आउट भी होगा। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, जितना साइकिल ने नेट वर्क प्रोड्यूस किया साइकिल में, और जितना हमने एक साइकिल में हीट को ऐड किया, क्यू इन। डब्ल्यू साइकिल को अभी मैंने बताया क्यू इन माइनस क्यू आउट लिख सकते हैं अपॉन क्यू इन। क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन को वन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन भी लिख सकते हैं। और क्यू आउट की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट लॉ एनालिसिस में देखी, क्यू आउट की वैल्यू, क्यू आउट क्या है, हीट रिजेक्टेड इन प्रोसेस 4-1। तो क्या हो जाएगी 4-1 के लिए 1 माइनस सीवी T4 माइनस T1, क्योंकि हीट रिजेक्टेड था। वैसे तो 4-1 के लिए फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए था, लेकिन हीट रिजेक्टेड था तो निगेटिव साइन आने की वजह से क्या हो गया था, T4 माइनस T1 हो गया, डिवाइडेड बाय क्यू इन। क्यू इन क्या है, हीट एडेड इन प्रोसेस 2-3, तो ये हो जाएगा CV T3 माइनस T2। ठीक है, चाहे तो m से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हम इसको कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी m ऊपर नीचे अगर m लिखते भी हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये CV भी यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब ये ऊपर न्यूमरेटर से T1 को कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा T4 माइनस T1 माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर से T2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा T3 अपॉन T2 माइनस 1। अब वापस हम जाते हैं जो हमने अभी फर्स्ट लॉ एनालिसिस देखा, 1-2 प्रोसेस के लिए हमने देखा T2 अपॉन T1 इज r टू द पावर गामा माइनस 1, और 3-4 प्रोसेस के लिए देखा T3 अपॉन T4 इज r टू द पावर गामा माइनस 1, जैसा मैंने अभी बताया था। इसका मतलब कि T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T4 दोनों बराबर हो गए, T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T4 दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्रॉस इक्वेशन में लिखता हूँ T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4, और उसमें थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, T2 अपॉन T1 को मैं लिख लेता हूँ T4 अपॉन T1, और T2 को RHS में ले जाके T3 अपॉन T4 हो जाएगा T3 अपॉन T2। यानी कि T4 अपॉन T1, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है T4 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2, ये क्या है, बराबर हो जाएंगे। T4 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2 बराबर हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी वाली टर्म। क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T1 अपॉन T2। अब T2 अपॉन T1 इज r टू द पावर गामा माइनस 1, तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन r टू द पावर गामा माइनस। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, तो ये है एफिशिएंसी ऑटो साइकिल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।